जय हिंद। आज से हम लोग 50,000 ऑनलाइन और क्वेश्चन का हम टेस्ट शुरू कर रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ इसमें दिया, मिक्स क्वेश्चन करके दिया। बहुत अच्छा ही नोट्स इसे रिवीजन के लिए है, दरोगा बिहार पुलिस के लिए। हम लोग आज से शुरू करते हैं और देखते हैं 50,000 हम लोग डेली एक सेट करेंगे तो हो जाएगा पूरा 50,000 क्वेश्चन लगभग। चलिए चालू करते हैं। सेट 1 के क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा से क्वेश्चन इसमें दिया गया है। देखिए, राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहते हैं? तो राजस्व घाटा कहते हैं। कि 2 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी राजस्व घाटा निकालने के लिए राजस्व में से क्या घटाया जाता है? तो राज्यों को दिए जाने वाले पूंजीगत अनुदान को घटाया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं, कुल खर्च यानी कि राजस्व प्लस पूंजीगत में से राजस्व प्राप्तियों अब विनिवेश ऋण वसूली घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त है? राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। 4 नंबर, विनिवेश और ऋण की वसूली को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो गैर ऋणी पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैर ऋणी पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कुल खर्च और कुल प्राप्तियों के अंतर को क्या कहते हैं? तो बजट घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट घाटा कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, बजट घाटे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मौद्रीकृत घाटा के नाम से जाना जाता है। किससे? मौद्रीकृत घाटा के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, बजट घाटा को पूरा करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जाती है? तो हिनार्थ प्रबंधन डिफिकल्ट फाइनेंशियल अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राजकोषीय घाटों में से ब्याज भुगतान घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त है? प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBM के किस वर्ष पारित किया गया है? तो 2003 में पारित किया गया था। यह एक्ट कब लागू हुआ था? 2004 में लागू हुआ था। FRBM एक्ट कब लागू हुआ था? तो 2004 में लागू। पारित कब हुआ? 2003 में पारित हुआ था। FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य किन 2 घटकों को नियंत्रण में रखा जाता है? तो राजकोषीय एवं राजस्व घाटे के अंतर्गत रखा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में राजकोषीय घाटों की अवधारणा किसकी सिफारिश पर अपनाई गई है? तो सुकुमार चक्रवर्ती समिति पर अपनाई जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन, सरकार के उधार की आवश्यकताओं को कौन सा घाटा प्रदर्शित करता है? तो राजकोषीय घाटा प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन 14 देखते हैं, सरकारी प्राप्तियों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2, जैसे राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, शुल्क दंड और ब्याज किस प्रकार के प्राप्ति के उदाहरण है? तो गैर कर राजस्व प्राप्ति के उदाहरण है। 16 नंबर क्वेश्चन, लाभांश और लाभ सरकार के किस प्राप्ति का हिस्सा है? तो गैर कर राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। 17 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मा अनुदान को किस प्राप्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो गैर कर राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विनिवेश और ऋण की वसूली किस प्रकार की प्राप्ति है? तो पूंजीगत प्राप्ति होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, बाजार से उधारी ब्रह्म आंतरिक किस प्राप्ति में आती है? तो पूंजीगत प्राप्ति में आता है। 20 नंबर देखते हैं, भविष्य निधि जमाए और डाकघर जमाए सरकार को लिए क्या पूंजीगत प्राप्ति देता है? 21 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास किस प्राप्ति का हिस्सा होता है? तो पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा होता है। सुकन्या समृद्धि योजना जमा राशि सरकार के किस खाते से मानी जाती है? तो पूंजीगत प्राप्ति से माना जाता है। सरकारी खर्च को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है, राजस्व खर्च और पूंजीगत
खर्च में बांटा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, ब्याज भुगतान करना सरकार को कैसा खर्च है? तो राजस्व खर्च है। कैसा खर्च? राजस्व खर्च है। 25 नंबर क्वेश्चन, वेतन और पेंशन पर होने वाला व्यय किस श्रेणी में आता है? तो राजस्व खर्च में आता है। क्वेश्चन नंबर 26, सब्सिडी और अनुदान पर किया गया खर्च क्या कहलाता है? तो राजस्व खर्च कहलाता है। क्या? राजस्व खर्च कहलाता है। 27 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग और एयरपोर्ट पर किए जाने वाला खर्च कैसा खर्च है? तो पूंजीगत खर्च है। कैसा खर्च? पूंजीगत खर्च है। क्वेश्चन नंबर 28, मेट्रो निर्माण पर किए जाने वाला खर्च किस श्रेणी में आता है? तो पूंजीगत खर्च श्रेणी में आता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरकार द्वारा लिए गए ऋणों को पुनर्भुगतान करना कैसा खर्च होता है? तो पूंजीगत खर्च होता है। कैसा खर्च? पूंजीगत खर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विदेशी सरकारों या राजस्व सरकारों को ऋण देना किस खर्च में शामिल होता है? तो पूंजीगत खर्च में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, यदि प्राथमिक घाटा शून्य हो तो राजकोषीय घाटा किस बराबर होगा? तो ब्याज भुगतान के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर, कर राजस्व प्राप्ति किसका हिस्सा होता है? तो राजस्व प्राप्ति का हिस्सा होता है। 33 क्वेश्चन, कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति सूत्र किसका है? तो बचत घाटा का सूत्र होता है। 2034 में लागू हुए अधिनियम शक्ति संक्षिप्त नाम का है FRBM नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 35, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान सूत्र किसका है? तो प्राथमिक घाटा का सूत्र है। तो 1 से 35 तक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। अब देखिए समाज साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है। 36 नंबर क्वेश्चन, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहा जाता है? तो जनित यानी जनरेटर कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 38 नंबर, विद्युत जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? तो माइकल फैराडे ने दिया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत मोटर कैसा उपकरण है? तो विद्युत यांत्रिक उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 41, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किस में बदलती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 42 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत मोटर किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 43, एक चाबी भरी घड़ी को कामने में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होता है। 44 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, खींचे हुए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्वेश्चन नंबर 46, बांध में भंडारित पानी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। क्वेश्चन नंबर 47, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। यदि 48 नंबर का द्रव्यमान में पिंड में ऊंचाई पर अवस्थित के कारण संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो mgh होता है। mgh। 49 नंबर को, किसी वस्तु का गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का कुल यांत्रिक ऊर्जा किंतु ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 51, जनित जनरेटर का मुख्य कार्य क्या है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करना। क्या कार्य है? मुख्य कार्य
तो विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है। क्वेश्चन नंबर 52, फैराडे के नाम किस उपकरण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो विद्युत जनित्र से जुड़ा हुआ है। फैराडे का नाम किस उपकरण से सिद्धांत से जुड़ा है? तो विद्युत जनित्र से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 53, यदि कोई वस्तु ऊंचाई पर है तो उसमें मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा होगी? तो स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि कोई वस्तु ऊंचाई पर है तो उसमें मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। क्वेश्चन नंबर 54, यांत्रिक ऊर्जा किसका मिश्रण होता है? तो काइनेटिक ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी की बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 55, बिजली के पंखे में लगी मोटर किस ऊर्जा का रूपांतरण करती है? तो विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण करता है। सेट नंबर 3 देखते हैं, इतिहास का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका गया था। 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 57, सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे? तो भगत सिंह थे क्रांतिकारी पहले। भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले दूसरे क्रांतिकारी कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त। पहले कौन थे? भगत सिंह, दूसरे बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 59, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त किस संगठन के सदस्य थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, यानी SHRA के सदस्य थे। 60 नंबर क्वेश्चन, बम फेंकने के साथ फेंके गए पर्चे पर क्या लिखा था? तो बाहरों को सुनने के लिए बमों की आवश्यकता है। क्या लिखा था? बाहरों को सुनने के लिए बमों की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 41, सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकते समय किस बिल पर चर्चा चल रही थी? तो पब्लिक सेफ्टी बिल यानी सार्वजनिक सुरक्षा बिल पर चर्चा चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 62, सार्वजनिक सुरक्षा बिल के अलावा और किस बिल पर चर्चा हो रही है? तो ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर, व्यापार विवाद विधेयक पर चर्चा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 63, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त पर कौन सा मुकदमा चलाया गया था? लाहौर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था 1929 में। क्वेश्चन नंबर 64, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे कैदियों ने किस दर्जे की मांग की थी? राजनीतिक बंदियां का दर्ज किए थे। 63 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी ने भूख हड़ताल की थी? तो जतिन दास की थी। क्वेश्चन नंबर 66, जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल के कितनों दिन बाद हुई? 64 दिनों के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल से। क्वेश्चन नंबर 67, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन SHRA की स्थापना कब हुई थी? तो 10 सितंबर 1928 को स्थापना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। देखिए, SHRA की स्थापना कहाँ की गई थी? फिरोजा शाह कोटला दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था? 10 सितंबर 1928 को किया गया था। और किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। कहाँ किया गया था स्थापना? फिरोजा शाह कोटला दिल्ली में। देखिए, 1929 में बड़ों को सुनने वाला कथन किसका था? तो क्रांतिकारी भगत सिंह का कथन था। क्वेश्चन नंबर 71, 8 अप्रैल 1929 को घटना का संबंध किस स्थान से? तो सेंट्रल असेंबली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72, व्यापार विवाद विधायक को विरोध किस घटना से जुड़ा है? तो असेंबली बम कांड से जुड़ा हुआ है। 73 नंबर, जतिन दास का संबंध किस संगठन से था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से था। 74 नंबर क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में किस संगठन को बनाया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 75, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा किस वर्ष चला था? तो 1929 में चला था। अब देखिए, पॉलिटी से क्वेश्चन देख लेते हैं हम, राज्य व्यवस्था विविध। क्वेश्चन नंबर 76, अविश्वास प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है?
तो अनुच्छेद 75 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 77, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 78, अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है? विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 79, क्या अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा सकता है? तो नहीं, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, सरकार की उधारी को पूंजीगत प्राप्तियों क्यों माना जाता है? क्योंकि यह देयता बढ़ाती है, एबिलिटी बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 81, सुखमय चक्रवर्ती समिति का संबंध किस आर्थिक अवधारणा से है? तो राजकोषीय घाटा से है। क्वेश्चन नंबर 82, हिलौर प्रबंधन शब्द किस घाटे के संदर्भ में उपयोग होता है? तो बचत घाटे के संदर्भ में हिलौर प्रबंधन शब्द का प्रयोग होता है बचत घाटे के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 83, क्या ब्रह्म अनुदान कर राजस्व का हिस्सा है? नहीं, यह कर गैर कर का राजस्व होता है। क्वेश्चन नंबर 84, क्या वेतन और पेंशन पूंजीगत खर्च है? नहीं, यह राजस्व खर्च होता है। क्या ऋण 85 नंबर का, क्या ऋण देना पूंजीगत खर्च है? हाँ, ऋण देना पूंजीगत खर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 86, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। क्वेश्चन नंबर 87, 10 सितंबर 1928 को दिल्ली में क्या हुआ था? तो हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88, 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद किस क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? तो जतिन दास की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 89, पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किसने किया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 90, यांत्रिक ऊर्जा में से यदि गतिज ऊर्जा घटा दिया जाए तो क्या बचेगा? स्थितिज ऊर्जा बचेगा। क्वेश्चन नंबर 91, MGH सूत्र में से H क्या दर्शाता है? तो ऊंचाई को दर्शाता है। FRBM को एक्ट किस वर्ष लागू किया था? 2004 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93, राज्यों को दिए गए पूंजीगत अनुदान किस घाटे की गणना में घटाया जाता है? तो प्रभावी राजस्व घाटों में घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए राजकोषीय घाटों में से क्या घटाते हैं? तो ब्याज भुगतान घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, 8 अप्रैल 1929 को फेंके गए पर्चे का मुख्य संदेशकर्ता बहरों को सुनना। क्वेश्चन नंबर 96, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित संगठन का क्या नाम था? तो हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन नाम था। क्वेश्चन नंबर 97, अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार किसे है? तो विपक्ष के सदस्यों को है। 98 नंबर क्वेश्चन, जननीत किस ऊर्जा को इनपुट के रूप में लेता है? यांत्रिक ऊर्जा के रूप में लेता है। क्वेश्चन नंबर 99, घड़ी की कमनी और तनी हुई डोरी में समानता है, दोनों में स्थितिज ऊर्जा होता है। क्वेश्चन नंबर 100, सुखमय चक्रवर्ती की सिफारिश भारत में किस वर्ष के बाद आर्थिक सुधार से संबंधित है? राजकोषीय घाटा अपनाने से संबंधित है। अविश्वास प्रस्ताव टेस्ट नंबर 2 देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष से किस सदस्य द्वारा लाया जा सकता है? तो किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। विपक्ष से किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। सेट नंबर 2 देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किस सदस्य द्वारा लाया जा सकता है? तो किसी भी सदस्य द्वारा लाया जाता है विपक्ष के। क्वेश्चन नंबर 2, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का क्या परिणाम होता है? तो सरकार गिर जाती है अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो। क्वेश्चन नंबर 3, अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के कारण बताना अनिवार्य है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, निंदा प्रस्ताव केवल किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6,
निंदा प्रस्ताव को स्वीकार करने के कारण बताना अनिवार्य है या नहीं? अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव का स्वीकार करना बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा निंदा प्रस्ताव पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 9, स्थगन प्रस्ताव के लिए पीठासीन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है? नहीं, तो आवश्यक है अनुमति। क्वेश्चन नंबर 10, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य किस प्रकार के मामलों पर चर्चा करना होता है? तो अवलंबनीय लोक महत्व के पर चर्चा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, नियमित कार्यवाही को स्थगित करने किस प्रस्ताव के तहत चर्चा की जाती है? स्थगन प्रस्ताव द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति की अभिभाषा पर किन सदनों में चर्चा के लिए जाता है? तो दोनों सदनों में किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, सरकार बने रहने के लिए प्रस्ताव को पारित होना आवश्यक है? तो धन्यवाद प्रस्ताव का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। क्या होगा? गिर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, विश्वास प्रस्ताव किसके ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, विश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, विश्वास प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 75 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58, स्थगन प्रस्ताव केवल किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रस्ताव में सरकार को हटाने का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है पर निंदा की जाती है? निंदा प्रस्ताव में। क्वेश्चन नंबर 20, 50 सदस्यों के समर्थन की शर्त किन दो प्रस्तावों में स्पष्ट लिखी है? तो अविश्वास प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव पर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति का अभिभाषण पर मतदान किस प्रस्ताव के अंतर्गत होता है? तो धन्यवाद प्रस्ताव पर होता है। मंत्रिपरिषद और बहुमत साबित करने के लिए कौन सा प्रस्ताव आता है? तो विश्वास प्रस्ताव आता है। क्वेश्चन नंबर 23, विपक्ष द्वारा सरकार गिराने से उद्देश्य के बिना कारण बताए कौन सा प्रस्ताव आता है? तो अविश्वास प्रस्ताव आता है। किस प्रस्ताव का उद्देश्य तत्कालीन और महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करना स्थगन प्रस्ताव पर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 25, सरकार का गिरना किन दो प्रस्तावों के परिणाम में लिखा है? तो अविश्वास प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव पर लिखा है यदि पारित ना होता। अब खंड इतिहास के रूसी क्रांति और लेनिन के बारे में देखते हैं। इतिहास रूसी क्रांति और लेनिन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लेनिन द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति में क्या किसानों को कर मुक्त किया गया था? तो नहीं किया गया था। क्या किया गया था? नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, वैश्विक क्रांति कब हुई थी? तो 7 नवंबर 1917 को वैश्विक क्रांति हुई थी। 7 नवंबर 1917 को वैश्विक क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, वैश्विक क्रांति के बाद रूस में किस सरकार का स्थापना पर वैश्विक का शासन स्थापित हुआ था? करेंसी सरकार का स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, वैश्विक क्रांति के बाद रूस में किस सरकार के स्थान पर वैश्विक का शासन स्थापित हुआ था? करेंसी सरकार के हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, नई रूसी सरकार का अध्यक्ष कौन बना? लेनिन। नई रूसी सरकार का अध्यक्ष कौन बना? लेनिन बना था। नई रूसी सरकार में विदेश मंत्री कौन बना? ट्रोट्स्की बना था। कौन? ट्रोट्स्की। क्वेश्चन नंबर 31, लेनिन ने सर्वप्रथम किस देश के साथ ब्रेस्ट-लिटोव की संधि की थी? तो जर्मनी के साथ की थी। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रेस्ट-लिटोव की संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रूस के प्रथम विश्व युद्ध से बाहर करना। क्वेश्चन नंबर 33, लेनिन ने देश की आंतरिक समस्याओं का समाधान में कई
समाधान के लिए नई आर्थिक नीति की घोषणा कब गई थी? तो 1921 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, नई आर्थिक नीति में अनाज के बदले क्या लगाया गया था? तो एक निश्चित कर लगाया गया था अनाज के बदले में। क्वेश्चन नंबर 35, नई आर्थिक नीति के तहत भूमि पर किसका नियंत्रण स्थापित किया गया था? तो राजस्व का किया गया था। किसका किया गया था? राजस्व। नई आर्थिक नीति के तहत भूमि पर किसका नियंत्रण स्थापित किया गया था? राज्य का किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यों के प्रबंधन में क्या बदलाव किया गया? विकेंद्रीयकरण दिया गया था। विकेंद्रीयकरण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, विदेशी पूंजी को किस तौर पर आमंत्रित किया गया? सीमित तौर पर किया गया था। किस पर? सीमित तौर पर। क्वेश्चन नंबर 38, ट्रेड यूनियन की सदस्यता के बारे में क्या निर्णय लिया गया है? तो अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, नई आर्थिक नीति के तहत विभिन्न स्तरों पर क्या खोला गया था? तो बैंक खोला गया था। क्या? बैंक खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 40, लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो विदेशी मंत्रियों के नेतृत्व में किया गया था। ट्रस्टी थे विदेशी मंत्री। क्वेश्चन नंबर 41, लाल सेना ने किसका सफलता पूर्वक सामना किया? तो विदेशी हमलों को किया था सफलतापूर्वक सामना। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए लेनिन ने कौन सा गुप्त पुलिस संगठन बनाया था? तो चेका बनाया था। क्वेश्चन नंबर 43, लेनिन ने कौन से 3 नारे दिए? तो भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया था लेनिन ने 3 नारे कौन था? भूमि, शांति और रोटी का नारा दिए थे लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व में पहला समाजवादी शासन किस देश में स्थापित हुआ था? तो रूस में स्थापित हुआ। कहाँ हुआ था? रूस में। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, लेनिन ने ध्यान किस पर केंद्रित किया था? तो देश की आंतरिक समस्याओं पर लेनिन ने ध्यान केंद्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 46, 1917 की क्रांति से किस नाम से जाना जाता? तो वैश्विक क्रांति के नाम से जाना जाता। चेका क्या था? तो गुप्त पुलिस संगठन था चेका। क्वेश्चन नंबर 48, रूस में वैश्विक से पहले किसका शासन था? तो क्रेंसी सरकार का शासन था वैश्विक से पहले। क्वेश्चन नंबर, नई आर्थिक नीति का जनक किसे माना जाता? तो लेनिन को माना जाता। नई आर्थिक नीति 1921 में आया था। क्वेश्चन नंबर 50, 1921 से पहले किसानों की स्थिति नीति के अनुसार कैसी थी? तो शायद अनाज पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था। नई नीति में निश्चित कर लगा, अनुमानित नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 51, जर्मनी से संधि करके किस युद्ध में अलग हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी अलग हुआ था। क्या कह रहे हैं? जर्मनी से संधि करके रूस किस युद्ध से अलग हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, भूमि, शांति और रोटी का नारा किससे संबंधित है? तो लेनिन से संबंधित है। भूमि, शांति और रोटी का नारा किससे संबंधित है? तो लेनिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, रूस में उद्योगों को क्या किया गया था? तो विकेंद्रीकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, 1921 की नीति में विदेश पूंजी के लिए दरवाजे कैसे खोले गए? सीमित तौर पर खोले गए थे। क्वेश्चन नंबर 55, ट्रॉट्स्की का संबंध किन 2 पदों से था? विदेश मंत्री और लाल सेना का संगठन से था। खंड सी, पर्यावरण और जैव विविधता के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, पृथ्वी पर जैव विविधता का वितरण कैसा होता है? तो समान रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 57, जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। यानी कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 58, भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता अधिक होने का क्या कारण है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर स्थिर तापमान का उच्च वर्षा। क्या होता है? भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता अधिक होने का क्या कारण है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र स्थित तापमान उच्च ऊर्जा का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 59, भूमध्य रेखा के पास धूप की स्थिति कैसी होती है? तो पर्याप्त धूप होता है, बहुत धूप होता है भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 7, ध्रुवों की ओर से जैव विविधता सीमित क्यों होता है? क्यों होता है? मौसम के
कठोरता और संसाधनों की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक के जैव विविधता दशक घोषित किया था? तो 2011 से 20 तक के जैव विविधता का दशक घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 62 रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था जिसे जैव विविधता शब्द परिभाषित किया गया था? तो 1992 में। इसी को पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द किसने गढ़ा था? तो वाल्टर जी रोसने ने किया था। जैव विविधता शब्द वाल्टर जी रोसन ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 64 1992 पृथ्वी सम्मेलन के अनुसार जैव विविधता किन स्रोतों पर पाई जाती है? तो अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, समुद्री एवं अन्य जलीय परिस्थितियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 जैव विविधता को रोकने के स्तर होते हैं 3 स्तर होते हैं। जैव विविधता को रोकने कितने स्तर? 3 स्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 अनुवांशिक विविधता किस आधार पर होती है? तो जीन्स पर होती है। जातीय विविधता किस आधार पर होती है? तो जातीय के बीच होती है। सामुदायिक परितंत्र विधियां किसके बीच होती है? तो परितंत्र के बीच होती है। 3 स्तर हम लोग देख लिए कौन कौन। अनुवांशिक विविधता किस आधार पर? जीन्स के आधार पर। जातीय विविधता किस आधार पर? जातियों के बीच के। सामुदायिक और परितंत्र विविधता किसके बीच होती है? समुदाय और परितंत्र के बीच पर होती है। क्वेश्चन नंबर 69 जैव विविधता को अल्फा, बीटा तथा गामा श्रेणियों में किसने विभाजित किया था? तो विटेकर ने किया था। विटेकर ने जैव विविधता को अल्फा, बीटा, गामा श्रेणियों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 70 विटेकर ने यह विभाजन किस वर्ष किया था? तो 1972 में अल्फा, बीटा, गामा पर जैव विविधता को विभाजन किया था। क्वेश्चन नंबर 71 अल्फा, बीटा और गामा क्या है? ये जैव विविधता की श्रेणी है। अल्फा, बीटा, गामा क्या है? ये जैव विविधता का श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 72 समस्त स्रोतों में पाई जाने वाली विभिन्नता किसको परिभाषित है? परिभाषा है तो यह जैव विविधता की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 73 जैव विविधता कहाँ कम होती है? तो ध्रुवों की ओर जैव विविधता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 74 स्थिर तापमान और उच्च वर्षा किसके लिए अनुकूल है? तो जैव विविधता के वृद्धि के लिए अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 76 वाल्टर जी रोसने का नाम किससे जुड़ा है? तो जैव विविधता सबसे जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 77 1972 में जैव विविधता का वर्गीकरण किसने किया था? विटेकर ने जैव विविधता का वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 78 जीन्स के आधार पर विविधता क्या कहलाती है? तो अनुवांशिक विविधता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 79 2011-2020 के दशक किससे संबंधित? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के दशक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80 परितंत्रों के जीवों के मध्य अंतर को क्या कहते हैं? तो जैव विविधता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 जैव विविधता वितरण किस पर निर्भर करता है? तो कटिबंधों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 82 किस क्षेत्रों में मौसम कठोर होता है? ध्रुवों की ओर कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 83 किस क्षेत्रों से संसाधनों की कमी बताई गई है? तो ध्रुवों की ओर कमी बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहते हैं? 1992 सम्मेलन में जैव विविधता की परिभाषा किस तंत्रों का उल्लेख है? स्थलीय, समुद्री और जलीय का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 85 अल्फा, बीटा, गामा श्रेणी किस विषय की है? तो जैव विविधता की है। अब गणित के क्वेश्चन इसमें देखता है। क्वेश्चन दिए गए हैं। दिए गए प्रश्न में माँ बेटी के वर्तमान आयु का अनुपात क्वेश्चन देख लीजिएगा। गणित का बनाने के लिए वर्तमान से 5 वर्ष बाद और माँ बेटी की आयु का अनुपात 4:1 है। गणित का क्वेश्चन है, बता दे रहे क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा ऐसा से।
माँ और बेटी का वर्तमान आयु की गणना कितना होगा? इतना होता है 35 और 50 और। क्वेश्चन में कर बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है बेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन का आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। दिए गए आधार पर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है? तो 346.5 डिग्री होता है। हल करने पर त्रिज्या आर का मान कितना होगा? तो 10.8 होता है। चाहे होगा वर्क सब क्वेश्चन देख लीजिएगा। बेलन का आयतन निकालने का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 3। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए बेलन का वर्क क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई 2 पाई आर एच होता है। 40 नंबर बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। मान आयु का अंतर 30 वर्ष होता है। क्वेश्चन दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 गुड एट का अर्थ क्या होता है? तो गुड एट का अर्थ होता है किसी काम में कुशलता का दिखाना, गुड एट का अर्थ होता है। फ्लोर का अर्थ क्या होता है? कमरे के निचली सतह को फ्लोर का होता है। अब देखिए सरकारी योजना खंड 5 मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को वित्तीय सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना। क्वेश्चन नंबर 47 मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना का लाभ किससे मिलता है? तो प्रवी के पास से मिलता है। और के बाद इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को प्रतिभा योजना मिलता है। लाडला भाई योजना किस राज्य से शुरू हुई है? तो महाराष्ट्र से लाडला भाई योजना शुरू किया गया। लाडला भाई योजना के तहत 12वीं पास हुआ को कितनी राशि मिलता है? तो 6,000 प्रतिमाह मिलता है। कुछ लाडला भाई योजना के स्थानांतरण पास युवाओं को कितनी राशि दी जाएगी? तो 10,000 प्रतिमाह दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर योग श्री योजना किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल की योग श्री योजना है। क्वेश्चन नंबर 22 योग श्री योजना का उद्देश्य क्या है? तो SC/ST छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण को देना। हम देख लो बिहार करंट अफेयर देख लेते हैं और इतिहास। बिहार में पुलों की पहचान अब कितने अंकों की यूनिक आईडी हो गई है? तो 11 अंकों की हो गई है। क्वेश्चन नंबर 12 बिहार सरकार ने विधवा और दिव्यांगों पेंशन 400 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 1100 प्रतिमाह कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 55 पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो 891 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 56 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस नदी जोड़ी परियोजना को मंजूरी दी है? तो कोसी मेची लिंक परियोजना का मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 57 17वें सिविल सेवा दिवस 2025 पर किस प्रधानमंत्री प्रशासनिक उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो शशांक कुमार को नालंदा के डीएम ने उसको मिला है। कौन सा सिविल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ का रचयिता कौन थे? तो अत्रि ओम महेश थे। क्वेश्चन नंबर 59 1437 ईस्वी में सरंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा ने किसे हराया था? तो मोहम्मद खिलजी को हराया था, मालवा से थे। क्वेश्चन नंबर 60 चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो हिंदू देव शास्त्र का कोश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो जैन कवि रवि कीर्ति थे। क्वेश्चन नंबर 62 रवि कीर्ति किस चालुक्य राज के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के राज के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 63 ऐहोल प्रशस्ति किस वर्ष लिखा गया शिलालेख है? तो 1634 में लिखा गया था शिलालेख। ऐहोल परिस्थिति में किस राजा को पराजित करने का उल्लेख मिलता है? हर्षवर्धन को मिलता है। अब देख रहे 7 खंड देखते हैं। संविधान की अनुसूची और सूची विषय देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 65, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में कितने विषय आते हैं? तो 100 विषय आता है। क्वेश्चन में राज्य सूची में कितने विषय? तो 61 विषय। समवर्ती सूची में कितने विषय? तो 52 विषय होते हैं। ये वर्तमान की स्थिति। क्वेश्चन नंबर, चलो, पुलिस, जेल और कृषि किस सूची में विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 70, राज्य विदेश मामले, रेलवे और बैंकिंग किस सूची के विषय है? तो संघ सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षा और वन 42वें संविधान संशोधन जुड़ा किस सूची में? समवर्ती सूची में है। विवाह, तलाक और बिजली किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। यदि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्यों के कानून में टकराव हो तो किसका कानून मान होगा? तो केंद्र का मान होगा। अब देखिए अर्थशास्त्र की मुद्रा से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, मुद्रा बाजार में किस अवधि के लिए क्रय विक्रय किया जा सकता है? तो अल्पकाल सामान्यतः 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाणिज्य प्रपत्र कॉमर्शियल पेपर की अवधि क्या होती है? तो 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन नंबर 77, वाणिज्य प्रपत्र कैसे जारी किया जाता है? तो बाटा पर असुरक्षित किया जाता है। ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की तरफ से किया जाता है ट्रेजरी बिल। क्वेश्चन नंबर 78, ट्रेजरी बिल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, 51 दिन, 182 दिन और 374 दिन के लिए होता है ट्रेजरी बिल। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में मुद्रा बाजार का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन, हुंडो क्या है? तो धन के लेन देन का एक प्राचीन माध्यम हुंडी है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 82, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ यूपी में स्थित है। एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1982 को एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी की स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1988 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85, NABFID की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2021 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर, कॉल मनी मार्केट में धन का लेन देन कितने समय के लिए होता है? तो 1 दिन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 87, नोटिस मनी मार्केट की अवधि क्या होती है? तो 1 दिन से 14 दिन तक नोटिस मनी मार्केट की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 88, CBLOSO की अवधि क्या होती है? तो 1 दिन से 1 वर्ष तक होती है। बिहार के प्रमुख खंड राजगीर और मुंगेर। सप्तकुंड बिहार कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है सप्तकुंड बिहार। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार के जल कुंडों का संबंध किससे है? तो मृत ज्वालामुखियों और भूगर्भ स्थित रेडियो सक्रिय जल खनिजों से है। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार में सर्वाधिक तापमान वाला कुंड कौन सा है? तो ब्रह्मकुंड सर्वाधिक तापमान होता है, उसमें से 86 डिग्री सेल्सियम होता है तापमान ब्रह्मकुंड में। क्वेश्चन नंबर 92, मखदुम कुंड का नानक कुंड कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93, गोमुख कुंड और सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94, लक्ष्मण कुंड बिहार कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में स्थित है लक्ष्मण कुंड। क्वेश्चन नंबर 95, लक्ष्मण कुंड का तापमान कितना होता है? तो 62 डिग्री सेल्सियम होता है लक्ष्मण कुंड का तापमान। कहाँ है? मुंगेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96, सीता कुंड और रामेश्वर कुंड कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में स्थित है सीता कुंड और रामेश्वर कुंड। ऋषि कुंड और जन्म कुंड कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में स्थित है ऋषि कुंड और जन्म कुंड। क्वेश्चन नंबर 98, भीम बांध के पास कौन सा कुंड हो सकता है? डेटा के अनुसार मुंगेर जिला कुंड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 99, अग्नि कुंड किस स्थान पर स्थित है? गाजी अग्नि कुंड स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100, गर्म जल के स्रोतों में किसकी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है? तो खनिज और लवण के पाई जाते हैं। सेट नंबर 5। देखिए पुस्तक और संध्या और आधुनिक इतिहास के बारे में देखते हैं। संसद की 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी है। क्वेश्चन नंबर 50, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम है। टॉम ऑफ सेन रेत समाधि किसने लिखी थी? गीतांजलि श्री ने लिखी थी टॉम ऑफ
सेन। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? हजारीबाग जेल से भागे थे। मार्च 1943 में आजाद दस्ता का गठन कहाँ किया गया था? नेपाल के राजविलास जंगल में किया गया था। लाहौर की संधि 1846 किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और राजा दिलीप सिंह के बीच हुई थी लाहौर की संधि। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। क्वेश्चन 10 टेस्ट। राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? तो 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई थी। राजपुर घाट की संधि किनके बीच हुई थी? होलकर और अंग्रेजों के बीच हुई थी। नागपुर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1816 में नागपुर की संधि हुई थी। नागपुर की संधि किनके बीच संपन्न हुई? तो भोसले और अंग्रेजों के बीच नागपुर की संधि हुई थी। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? तो 1817 में ग्वालियर की संधि हुई थी। ग्वालियर की संधि किनके मध्य हुई थी? सिंधिया और अंग्रेजों के बीच ग्वालियर की संधि हुई थी। पूना की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1817 में हुई थी। तो पूना की संधि किसके बीच हुई थी? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच पूना की संधि हुई थी। मंदसौर की संधि कब हुई थी? तो 1818 में हुई थी। मंदसौर की संधि किनके बीच हुई थी? होलकर और अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि प्रथम उल्लेखित कब हुई थी? तो 1776 में। 1776 में पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? अंग्रेजों और अंग्रेज सरकार तथा पूना दरबार के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि दूसरी उल्लेखित संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। और 1665 की पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? शिवाजी तथा मुगल सेनापति जय सिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। क्वेश्चन नंबर 15। लाल किला मुकदमे कौन में शामिल नहीं थे? तो सर एन सरकार शामिल नहीं थे। आजाद हिंद बचाव समिति का मुख्य वकील कौन था? भूला भाई देसाई थे। भूला भाई देसाई के सहयोगी वकील कौन थे? तेज बहादुर सप्री, केशव नाथ टटू और जवाहरलाल नेहरू तथा अरुण असफ अली थे। लाल किला मुकदमे के विरोध में पूरे देश में क्या नारे लगाए थे? लाल किले की तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 23। किस वायसराय ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों की सजा माफ कर दी? लॉर्ड वेबल ने कर दी। लॉर्ड वेबल ने सजा माफ की कि विवश होकर जन दबाव में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की रिहाई की मांग कब तीव्र थी? कारावास के दौरान तीव्र हुई। गांधी जी की रिहाई के प्रश्न पर किसने वायसराय की कार्यकारी से इस्तीफा दिया था? MSR ने और आर सरकार द्वारा HP मोदी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27। लिन थियागो ने 1942 के आंदोलन में क्या बताया था? 1857 के विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह है। क्वेश्चन नंबर 28। पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। बिरहिनी शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? बिरहिनी। सन्यासी शब्द युद्ध अशुद्ध है, शुद्ध है। सन्यासी शब्द शुद्ध है या अशुद्ध? तो शुद्ध है सन्यासी शब्द। कर्णफूल क्या है? कान में पहनने वाला एक आभूषण कर्णफूल कहलाता है। कान से नीचे लटकता भाग किस रूप में जाना जाता है? तो कर्णपाली के रूप में जाना जाता है। क्या सरदार पटेल फजल अली आयोग के सदस्य थे? तो नहीं थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अध्यक्षता किसने की थी? सब फजल अली ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 37। फजल अली आयोग के अन्य सदस्य कौन थे? KM पन्नीकर और HN कुजरू और फजल अली। फजल अली आयोग के संबंध किससे थे? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश किए थे? तो 1955 में पेश किया था। राज्य पुनर्गठन के स्वरूप 1 नवंबर 1900 पर कितने राज्य बन चुके थे? 14 राज्य बन चुके थे। क्वेश्चन नंबर 41। 1 नवंबर 1900 पर कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था? 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो चुका था। केरल राज्य का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956
द्वारा किया गया था। किन क्षेत्रों को मिलाकर केरल राज्य स्थापित किया गया था? कोचीन, सोलनकोर, मलाबार और कासरगोड के मिलाकर किया गया था। 56 दिनों के उपवास के बाद किनकी निधन हो गई? तो पोटी श्री रामुलु का निधन हो गए थे। पोट्टू श्री रामुलु के निधन के बाद क्या परिणाम हुआ? व्यापक हिंसा हुई। आंध्र प्रदेश के निर्माण कब हुआ था? तो अक्टूबर 1953 में हुआ था। जेवीपी समिति का संबंध किससे? तो राज्य पुनर्गठन योग से संबंध थे। जेवीपी समिति के सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया सदस्य थे। जेवीपी समिति ने किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार की? भाषा के आधार पर अस्वीकार किया था। जेवीपी समिति के पुनर्गठन के लिए किन आधारों की सिफारिश की थी? तो आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता के किए थे। धर्म योग का उद्देश्य क्या था? सिफारिशों का मूल्यांकन करना धर्म योग का था। अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किस शैवाल का उपयोग करते हैं? तो कोरोइला शैवाल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर, आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? लेमुरिया शैवाल से प्राप्त किया जाता है। कौन सा शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नॉन स्टोक एम एनाबीना करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। किस शैवाल से समुद्री सलाद कहते हैं? तो अल्वा को कहा जाता है समुद्री सलाद। कौन सा शैवाल कॉलोनी बनाकर रहता है? तो वालबॉक्स रहता है, वालबॉक्स। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो लाल शैवाल से अगर अगर प्राप्त होता है। हमारी जीवा पर क्या स्थित होता है? तो रसमेदी अभिग्राही उपस्थित होते हैं। जीवा का अग्र भाग किस स्वाद का अनुभव करता था? मीठा भाग का। जीवा के पश्च भाग किस स्वाद का अनुभव करता था? कड़वे का करता है। जीवा के पश्च साइड किस स्वाद का अनुभव कराता है? तो खट्टे का कराता है। जीवा का अग्र छोड़ किनारे को किस स्वाद का अनुभव कराता है? तो नमकीन का कराता है। जीव किस ऊतक का बना होता है? तो स्क्वैमेक्स एपिथेलियम ऊतक का बनता है जीव को दो मुख्य कार्य क्या है? तो निगलने और मुंह साफ को रखने में सहायता करना। भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा अभ्यास का नाम क्या है? तो प्रचंड प्रहार नाम है। प्रचंड प्रहार अभ्यास कब आयोजित किया गया था? तो 25 से 27 मार्च 2025 तक किया गया था। प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। प्रचंड प्रहार का उद्देश्य किनके बीच सतर्क निगरानी सुनिश्चित करना है? थल सेना, नौसेना, वायु सेना के बीच होता है। प्रचंड प्रहार किस सीमा पर सैन्य टुकड़ियों को मौजूद करने की दिशा में कदम भारत और चीन सीमा पर होता है। प्रचंड प्रहार किन क्षमताओं का एकीकरण सुनिश्चित करता है? कमांड, नियंत्रण और सटीक मामले में करता है। छठा डस्टलिंग अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है छठा डस्टलिंग अभ्यास। द विजार्ड ऑफ ओज फिल्म क्या विशेषता है? यह पूर्णतः एआई से बनी फीचर फिल्म है। भारत को किस समूह हेतु 2025-27 के लिए चुना गया? तो संयुक्त राज्य के स्तर सरकारी कार्य विषयक समूह के लिए किया गया है। गिटेक्स अफ्रीका 2025 कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ? तो माराकेश, मोरक्को में किया गया था। गिटेक्स अफ्रीका कार्यक्रम किससे संबंधित है? तकनीकी एवं स्टार्टअप से संबंधित है। चाचा में रहा माउंट क्लेनोवा कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। हाल ही में किस देश में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? जो जापान में किया गया है। जापान 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन समय का 6 घंटे में बनाया था। महाजनपद की कुल संख्या कितनी है? तो 16 महाजनपद को हम लोग देख लेते हैं। राजधानी 16वें महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। सप्तशक्तिशाली महाजनपद कौन से थे? मगध, कौशल, वत्स एवं पाटलिपुत्र। किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित है। उदयनु ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पाटलिपुत्र पर बनाई थी।
शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 90 मीटर ऊंचाई है। बिहार के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? दुर्गावती जलप्रपात सबसे ऊंचा है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो कैमूर जिले में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दुर्गावती नदी पर स्थित है। दुर्गावती नदी किसकी सहायक नदी है? कर्मनाशा की सहायक नदी है दुर्गावती नदी। दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 80 मीटर। पुंछा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। पुंछा जलप्रपात किस राज्य में है? तो राजस्थान में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। जोंग गढ़सापर जलप्रपात किस नदी पर है? तो सरस्वती नदी पर स्थित है। जोंग गढ़सापर जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। डुडुमा प्रपात किस नदी पर स्थित है? मस्कुल में स्थित है। डुडुमा प्रपात किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में है? तो राजस्थान में स्थित है। दसम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कांची नदी पर स्थित है। दसम जलप्रपात किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। सारनी जलप्रपात किस नदी पर है? तो संग नदी पर स्थित है। सारनी जलप्रपात किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। कर्णधार जलप्रपात किस राज्य नाला पर है? तो कौड़ापानी नाला पर है। कर्णधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो उड़ीसा नदी राज्य में है। मेड़काना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सीता नदी पर स्थित है। मेड़काना जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बूढ़ा गागा जलप्रपात किस नदी पर है? तो बूढ़ा गागा नदी पर स्थित है। बूढ़ा गाग जलप्रपात किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर? तो बिहार नदी पर स्थित है। चचाई जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर? तो मांडवी नदी पर स्थित है। दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो गोवा राज्य में स्थित है। एना जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। एना जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। पैकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। पैकारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में स्थित है। बिहार नामक जलप्रपात किस नदी पर? तो टोंस नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। संस्कृत का 5वां अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर प्रभात ओझा है। यह पुस्तक संस्कृत का 5वें अध्याय किनके भाषा पर आधारित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित है। इस पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इंगरू में किया गया था, नई दिल्ली। इस पुस्तक का पता किसने की थी? राय बहादुर राय ने किए थे। थैंक यू, जय हिंद। आज लिए इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।